केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आज आप देख पाएंगे जो परमाणु है वो परमाणु कैसे बना और उसकी संरचना क्या होती है, हम इस विषय पर आज बात करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान भी कहा जाता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो इस केमिस्ट्री को पढ़ना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर किसी भी, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं न कहीं आपको केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो ये विज्ञानों का विज्ञान है केमिस्ट्री। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं कि परमाणु आखिर है क्या। कुछ विद्यार्थी ये जानते ही नहीं कि आखिर परमाणु क्या होता है और संरचना कैसी होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ है दुनिया के अंदर, कोई भी पदार्थ, और पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि भार होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि पदार्थ वो वस्तु होती है, यानी कि कोई भी वस्तु दुनिया की जिसे हम देख सकते हैं और वो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ का छोटे से छोटा कण, अर्थात सूक्ष्मतम कण जो होता है, उसे परमाणु कहा जाता है। सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे परमाणु कहा जाता है। अब ये परमाणु जब इतना छोटा होता है तो इसको मापते कैसे हैं, ये भी हम आपको बता दें। परमाणु को मापने की जो इकाई है, मापने का जो पैमाना है, एंगस्ट्रॉम है। परमाणु 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है। आइए हम आपको यहाँ हमारा एक कॉपी के ऊपर फिगर बना हुआ है और इस फिगर को ध्यान से देखें। इसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, ये नाभिक है। अगर इससे भी ज़्यादा आप जानकारी चाह रहे हैं, ये कैसे नाभिक और कैसे परमाणु और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब कैसे पता चला, ये भी आप बताएं तो हम इस पर भी चर्चा हल्की कर देते हैं। सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक एक हुए हैं, उनका नाम था रदरफोर्ड। जी हाँ, उनका क्या नाम था? नाम था उनका रदरफोर्ड, उनका नाम था। और रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली चादर में गामा किरणों को प्रवेश कराया। जिस तरीके से उन्होंने ये चादर थी और इसके अंदर उन्होंने इस तरीके से इन किरणों को प्रवेश कराया, और वो किरणें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये किरणें उसके बीच से ना होकर के किनारे से होकर वो निकल रही थी। और ये किरणें जब किनारे से होकर के निकल रही थी और बीच में जो किरण जाती थी वो हल्का मुड़ जाती थी। इस तरीके से ये किरणें मुड़ जाती थी। तो जब ये किरणें मुड़ जाती थी तो उन्होंने अनुमान लगाया, आखिर ये इनमें किसी वस्तु को भेदने की, छेदने की क्षमता है इन किरणों में, और ये किरणें अपना मार्ग क्यों छोड़ रही हैं। ये बात रदरफोर्ड के दिमाग में आई। तो उन्होंने अनुमान लगाया, यहाँ पर ज़रूर कोई ठोस चीज़ इसके मध्य में स्थित है। उन्होंने ये निकाला
कि यहाँ पर उसका केंद्रक होगा, यहाँ पर केंद्रक होगा, इस परमाणु का केंद्रक होगा, और परमाणु का जो बाहरी भाग है वो खोखला है, लेकिन इसका केंद्र ठोस है। इसलिए ये किरणें इधर उधर जाती हैं और ये मध्य से हो करके नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं प्लस का हिस्सा, इस तरीके से आप पुस्तकों में भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रदरफोर्ड ने इस प्रकार किरणों को प्रकाशित प्रकीर्णन के द्वारा उन्होंने ये पाया कि ये किरणें इस परत को, इस चादर को क्रॉस करके इधर उधर से निकल रही हैं, बल्कि सीधे से नहीं निकल रही हैं। तब उन्होंने निकाला था कि यहाँ पर ये जो परमाणु है इसके मध्य में कोई न कोई ठोस चीज़ है। जो ठोस चीज़ है वही केंद्रक है, उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। आपकी समझ में आया होगा कि जो केंद्रक है, जो यानी कि जो नाभिक है, तो ये नाभिक नाम, इसका जो नाभिक नाम रखा, तो ये नाभिक नाम रदरफोर्ड जी का रखा हुआ है, नाभिक नाम उन्होंने दिया। और इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, तो और वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने देखा कि क्या इसमें और कुछ है। उन्होंने अध्ययन किया, नाभिक का, न्यूक्लियस का अध्ययन किया। और दूसरे जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था गोल्डस्टीन। जी हाँ, उनका क्या नाम था? जो दूसरे नंबर पर जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था गोल्डस्टीन, उनका नाम था। गोल्डस्टीन ने इसी नाभिक को फिर से खुरचना शुरू किया और इसका अध्ययन करना शुरू किया, तो उनको कुछ मिला इसमें। और गोल्डस्टीन को जो कुछ मिला उन्होंने आपस में डिस्कस करने के बाद उसका नाम रखा, और उनको जो मिला उन्होंने नाम रखा उसका प्रोटॉन। उन्होंने प्रोटॉन नाम रख दिया। इसके बाद यहीं तक कहानी इसकी नहीं रुकी, आगे एक वैज्ञानिक और आए और उन्होंने देखा कि इसमें क्या और कुछ भी है, और अध्ययन किया, इसका नाभिक का और अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वो जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था चैडविक। क्या नाम था? उसका नाम था चैडविक, नाम था उनका। जब देखा इस नाभिक के अंदर, तो गोल्डस्टीन महोदय को एक चीज़ मिली थी, उन्होंने उनका नाम प्रोटॉन रख दिया था। इनको भी कुछ मिल गया और इन्होंने उसका नाम रखा, वो नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन नाम रख दिया। अब यहीं तक इसकी कहानी नहीं रुकी, हम आगे और बात करते हैं। और अगले हमारे और वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि ये तो सब नाभिक देख रहे हैं, और भी देखा जाए इधर उधर क्या कहीं कुछ है। तो उनको एक उसके बाहर में, परमाणु के बाहर में कहीं कुछ मिल गया। तो उन्होंने पूछा क्या ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? तो लोगों ने कहा कि प्रोटॉन नहीं है, ना ये न्यूट्रॉन है। तो फिर वो जो जे थॉमसन थे, थॉमसन महोदय को केंद्रक नहीं बल्कि बाहरी हिस्सा देखने के लिए मिला, उन्होंने उसका अध्ययन किया। और यहाँ पर थॉमसन महोदय को जो वस्तु मिली उसका नाम उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम रख दिया। इस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के टुकड़े हैं। जी हाँ मित्रों, ये परमाणु के टुकड़े हैं। आप समझ पा रहे होंगे, हम तो बताने जा रहे थे किस तरीके से ये परमाणु हम कैसे देख पाएंगे और कैसे इसका भार, कैसे न्यूट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, अलग अलग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को बताने के लिए। लेकिन हम और उससे पहले ही कुछ बताने लगे। अब समझ में आया होगा कि इस परमाणु के पीछे कितने वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। यहीं तक बात नहीं रुकी, और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के बाद ये लोग तो यहीं पे रुक गए, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। हमारे और वैज्ञानिक आए
और उनका नाम था मोजले। मोजले का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मोजले महोदय जब आए थे तो उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं वो मोजले महोदय की बनाई हुई है आवर्त सारणी। तो आप देख पा रहे हैं कि इतने वैज्ञानिकों ने इस परमाणु का अध्ययन करने के लिए अपना समय, अपना योगदान दिया। फिर से देख लें आप, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पहले तो रदरफोर्ड आए जिन्होंने सोने के परमाणु यानी कि सोने की जो पतली चादर के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और ये गामा किरणों को उसके अंदर प्रवेश कराया। इससे उनको पता चला कि किरणें जो हैं इधर उधर अपना मध्य का रास्ता छोड़कर इधर उधर उसको बेचती हुई निकल जा रही हैं। इसका मतलब इस बीच में कोई न कोई ठोस वस्तु ज़रूर है और उसका नाम उन्होंने नाभिक रखा। फिर उसके बाद गोल्ड स्टीन आए और उन्होंने देखा कि इसमें कुछ है और जो उनको मिला नाभिक के अंदर उन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन है। उसके बाद चैडविक आए, उन्होंने देखा नाभिक को फिर से खंगाल करके और उन्हें जो कुछ मिला उन्होंने उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। थॉमसन महोदय आए, इसके बाहरी हिस्से को देखते रहे और उन्हें जो कुछ मिला है वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम रख दिया। और मोजले की आवर्त सारणी बनाई हुई है। हम आपको आगे अभी बताएंगे कि मोजले के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी से आखिर आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला। तो आइए इसके आगे और हम सीख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाभिक है जिसको हम केंद्रक भी कह सकते हैं। ये परमाणु क्या है? परमाणु इस नाभिक को और इनको सबको मिला करके इसको ही हम परमाणु कहते हैं। ये पूरा हिस्सा जो पूरा टुकड़ा है, यानी कि ये इसको केवल हम कहें तो इसको केवल नाभिक को परमाणु नहीं कह सकते, ये पूरा हिस्सा परमाणु कहलाता है। यानी कि जिनकी समझ में नहीं आ रहा है उनको हम फिर से एक बार बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो बहुत ही छोटा होता है और हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक, हमारे साइंस के मुताबिक वो कण गोल अवस्था में पाया जाता है। सबसे छोटा कण होता है किसी भी पदार्थ का और गोल अवस्था में पाया जाता है। और गोल अवस्था में जो भी चीज़ होगी उसका केंद्रक और मध्य बिंदु कहीं न कहीं होगा, वस्तु चाहे जितनी छोटी हो। इस तरीके से परमाणु आप समझ पाएंगे। तो आगे और देखें तो यहाँ पर एक केंद्रक है और इसमें कोष पाए जाते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस केंद्रक, यानी कि ये नाभिक है और ये इसकी पहली कक्षा है, यानी प्रथम कोष है जिसको हम के नाम से जानते हैं। जो दूसरी कक्षा है, जो दूसरा कोष है, इसको हम यल के नाम से जानते हैं और जो तीसरी कक्षा है इसको यम के नाम से जानते हैं और जो हमारी चौथी कक्षा है उसको हम यन के नाम से जानते हैं। आगे भी कक्ष बढ़ सकते हैं। हाँ, आपको और बता दें कि परमाणु का आकार और इनका जो आयतन है बढ़ता और घटता क्यों है? जितने ज़्यादा कोष वाला हमारा परमाणु होगा उतना ही उसका आयतन ज़्यादा होगा, उतना ही उसका आयतन यानी आकार उसका ज़्यादा होगा। आगे और आप देख पा रहे हैं एस, पी, डी, एफ, इस तरीके से ये उपकोष हैं। यानी एक कोष में दो उपकोष होते हैं। इनको एस, पी, डी, एफ के नाम से जानते हैं और इन्हीं के नाम से आवर्त सारणी में एस, पी, डी, एफ ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। आगे और बता दें कि ये जो परमाणु है ये आखिर लंबाई चौड़ाई में इसको कैसे हम मापते हैं, ये भी बता दें कि इसको लंबाई और चौड़ाई में हम कैसे मापते हैं। परमाणु को मापने का, देखिए ये पूरा हिस्सा ये परमाणु है और ये क्या है? नाभिक है। और अलग अलग दोनों को मापने का अलग अलग
इकाई है, अलग अलग तरीके से मापा जाता है। तो इसकी माप होती है 10 की घात -10, 10 की घात -10 मीटर में होता है। मीटर एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की घात -10 मीटर का मतलब क्या होता है, हम आपको विधिवत समझाने की आज कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना। जो भी जानकारी आज तक परमाणु के विषय में नहीं मालूम हुई है, हमारे वीडियो से सीखें। अगर बेहतर सीखना है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो। ये 10 की घात -10 क्या है, यानी कि 1 मीटर कोई चीज़ है और 10 की घात -10 देखते हैं। 10 की घात अगर -2 है तो यानी इसका मतलब होता है 10 गुणे 10, यानी कि 100 टुकड़े इसका 100वां टुकड़ा। यानी कोई चीज़ 1 मीटर की है और उसकी घात अगर दी गई है -2, तो उसका जो 100वां टुकड़ा होगा, इस तरीके से काटेंगे, उसके जो 100 टुकड़े हो जाएंगे तो इतना बड़ा होगा कि यानी जो 100वां टुकड़ा होगा इतना बड़ा होगा। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 की घात 2 100वां टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -10 है। यहाँ पर लाखों की संख्या में है, यानी टुकड़े उसके कितने किए जाएं आप देख पाएंगे। हम थोड़ा आपको प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स जो पढ़े होंगे उनकी समझ में खुद ही आ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ी देर में देख लें। अगर 10 की घात -3 है तो हमारे कितने टुकड़े हो जाएंगे, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000। यानी कि 1 मीटर के जब हम 1000 टुकड़े करें इतना छोटा होगा। वो भी 1000 टुकड़े नहीं, बल्कि उसको 10 बार गुणा करते चले जाओ। गिनती जब बड़ी होती है इसीलिए इसको घात में लिखा गया है। आप समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि परमाणु कितना छोटा होता है। खुद ही आप समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि परमाणु कितना छोटा होता है। तो परमाणु होता है, याद रखना, कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि वो किस इकाई में मापा जाता है और आखिर उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो 10 की घात -10 मीटर होता है परमाणु। ये जो नाभिक है ये उससे भी छोटा होता है। जी हाँ मित्रों, हम बता दें, ये जो नाभिक है ये परमाणु तो पूरा मिला करके होगा। ये नाभिक जो है किसी पदार्थ का, ये परमाणु का, ये उससे भी छोटा होता है। तो नाभिक की इकाई क्या होती है इसको आप समझ लें। नाभिक को मापने का ये है 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर होता है और इसको मापते हैं फर्मी इकाई से। फर्मी इकाई होती है जिससे इसको हम मापते हैं। आज आपकी समझ में आया होगा कि वास्तव में -10 और -15 ये है क्या। अब देख पा रहे होंगे इसके कितने टुकड़े। अब आप देखें 1 लाख टुकड़े हैं कि 10,000 टुकड़े हैं कि 10 लाख टुकड़े हैं 1 मीटर के, उतना बड़ा तो हमारा परमाणु है। 10 की घात -15 यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 करके आप लिखते चले जाइए 15 बार। इतने टुकड़े 1 मीटर के होंगे। इतना बड़ा क्या कहें, इतना छोटा किसी भी परमाणु का नाभिक होता है। इस तरीके से समझ में आया होगा कि ये नाभिक और ये परमाणु इस लंबाई से, इस आकार में होता है। आइए हम आगे और चलते हैं। इसमें नाभिक के अंदर जो है, नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जैसा कि यहाँ पे N और P करके इस तरीके से दिया गया है। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। आप भली भांति जानते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये परमाणु के टुकड़े हैं, परमाणु के ही हिस्से हैं। तो ये तो ज़्यादा बताने की बात नहीं है। हम इससे आगे चलते हैं। तो हर एक जो परमाणु होता है उसका अपना एक क्रमांक होता है और अपना एक उसका कोई न कोई निश्चित द्रव्यमान या
भार होता है। इस पर हम बात करेंगे और विधिवत आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आता है तो समझने की कोशिश करो। तो जो परमाणु जो है उस परमाणु को हाँ यहाँ पर हम लिखे देते हैं ताकि आप लोग देख पाएँ। यहाँ कुछ हमें दिक्कत बन रही है, इसलिए आपको पूरी स्लेट पे नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। और कोशिश करके आप देख सकते, हो सकता है अगले वीडियो में समस्या दूर हो जाए। यहाँ पर आप देख पाएंगे परमाणु का जो भार होता है, परमाणु भार, यानी कि आप उसका परमाणु का भार देख पा रहे होंगे। परमाणु भार बराबर होता है नाभिक का भार। क्या होता है? नाभिक का भार। यानी अब समझ लीजिए, चित्र में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पूछता है किसी परमाणु का भार बताइए, परमाणु का भार क्या होगा? नाभिक का जो भार है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। न्यूट्रॉन जो है वो अपनी जगह पे शांत अवस्था में रहता है, इसलिए वो सबसे भारी होता है। ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे हल्का और सबसे भारी कौन होता है कण? तो ये सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है और सबसे भारी कण, सबसे भारी कण कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कण कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है। तो परमाणु का भार बराबर नाभिक का भार। परमाणु का भार वो चीज होगी जो नाभिक का भार। अब नाभिक में कौन दो लोग हैं? नाभिक में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वही हमारा परमाणु भार है। हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को एक में जोड़ दें तो हमारा परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र होता है, परमाणु भार को हम ए से लिखते हैं। परमाणु भार को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ए बराबर स्मॉल n प्लस स्मॉल p, यानी परमाणु भार बराबर है नाभिक का भार, और नाभिक में हमारे है n यानी कि न्यूट्रॉन और p यानी कि प्रोटॉन। तो a बराबर n प्लस p, यानी ऐसे भी कह सकते हैं, या अपनी साधारण भाषा में याद रखें तो नाभिक का भार बराबर होता है परमाणु का भार, या परमाणु का भार बराबर होता है नाभिक का भार। अब समझ में आया होगा कि नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जितना वजन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा हमारे परमाणु का भार उतना ही वजन होगा। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रही होगी। हम आगे और समझाने की कोशिश करते हैं। परमाणु जो क्रमांक है, एक चीज परमाणु भार आपकी समझ में आया। अब बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन कह लीजिए और चाहे प्रोटॉन कह लीजिए। यानी कि आप अब इस बात को भी सुन लें और समझ लें और याद कर लें, कंठस्थ कर लें कि परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक जो नंबर है, वही हमारा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे वही संख्या हमारा परमाणु क्रमांक होगी। या फिर से समझ लीजिए, जैसे परमाणु क्रमांक हमारा 15 है या परमाणु क्रमांक हमारा 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉनों की भी संख्या 11 होगी। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन, यानी तीन चीज़ों को एक ही बात से हम लिख सकते हैं
कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने हमारे प्रोटॉन होंगे, वही संख्या हमारी परमाणु क्रमांक की होगी। ध्यान देने की बात है। अगर कह दिया जैसे कि आपका Na सोडियम है, तो सोडियम का अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है। सीधी सी बात। कोई पूछता है इसका परमाणु क्रमांक कितना बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन कितने हैं, तो बताने में कोई दिक्कत? जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन है और उतना ही हमारा प्रोटॉन है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बताते हैं और देख लीजिए। इसके बाद बात आती है ये परमाणु भार को हम कैसे निकालेंगे। परमाणु भार को हम कैसे निकालेंगे, कैसे परमाणु भार ज्ञात होगा और कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या तो आपको पता है। परमाणु क्रमांक अगर पता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता होगा। देखिए एक इसमें एक आपका जो गैस होती है आर्गन, कौन गैस होती है? आर्गन, जिसको AR से लिखते हैं, AR से लिखते हैं। ये आर्गन गैस का